तो आज के नए वीडियो में आप लोग सभी को स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे हिंदी का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न, और वो भी करेंगे हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर। ठीक है, और आप लोग अगर फर्स्ट वाली वीडियो नहीं देखें तो जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिंक दिया गया है। और हम लोग इस वीडियो में करेंगे पद खंड का चैप्टर वाइज चैप्टर ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है, जिसमें हम लोग 10-10 प्रश्न करेंगे हर चैप्टर का, जो काफी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं और करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्लास 12th के हिंदी का। बड़ा धमाका इस वीडियो में, ठीक है, तो आप लोग सिर्फ लास्ट तक बने रहिए। चलिए, तो हम लोग का पहला चैप्टर है यहाँ पे है कड़बक। कौन सा चैप्टर है? कड़बक चैप्टर है पहला चैप्टर, और इसका हम लोग करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 प्रश्न। कितने? पूरे 10 प्रश्न करेंगे इसमें, जो काफी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न और बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। चलिए, तो यहाँ पे देखिए कड़बक चैप्टर का पहला नंबर प्रश्न देगा। क्या करा कि कड़बक के कवि कौन है? क्या करा है पहला प्रश्न कि कड़बक के जो कवि हैं वह कौन है? बताइए आप लोग को आंसर पता है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो कड़बक के कवि कौन है? तो कड़बक के जो कवि हैं वह मल्लिक मोहम्मद जायसी जी है। ये सभी को पता होगा कौन है, तो मल्लिक मोहम्मद जायसी जी है। तो यहाँ पे हो जाएगा पहला नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग को वहां बोर्ड एग्जाम में ज्यादा हार्ड प्रश्न नहीं देखने के लिए मिलेगा। जितना भी प्रश्न रहेगा सारे प्रश्न यहीं से रहेगा। अगर आप लोग पहला वाला वीडियो नहीं देखें तो आप लोग जाकर देख लीजिए, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उस वीडियो में करवाया गया पूरे चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव पूरे एक ही वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाइए और आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या कर रहा है दूसरा नंबर प्रश्न कि मल्लिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है? तो मल्लिक मोहम्मद जायसी की जो कविता है वह कौन सी है? तो मल्लिक मोहम्मद जायसी की जी का जो कविता है वह क्या है? तो कड़बक है। ये सभी को जानता है। कौन सा है? तो कड़बक है। तो यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर प्रश्न देगा। क्या करा कि मल्लिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? बताइए, तो मल्लिक मोहम्मद जायसी जी का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था? जितना भी प्रश्न कराएंगे ना इस वीडियो में सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा, सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड रहेगा। और कहीं से भी बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आएगा आप लोग को यहीं से काफी सारे प्रश्न देखने के लिए मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। तो सिर्फ आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देख लीजिए और पहले नंबर वीडियो को पूरे अंत तक देख लीजिए, बस उतना में आप लोग को पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा हिंदी का। तो क्या करा कि मल्लिक मोहम्मद जायसी का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था? 1492 में हुआ था। कब हुआ था मल्लिक मोहम्मद जायसी का जन्म? तो 1492 में, याद रखेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो यहाँ पे देखिए चौथा नंबर प्रश्न क्या करा कि जायसी जी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? बताइए, तो मल्लिक मोहम्मद जायसी का जो जन्म हुआ था वह किस प्रदेश में हुआ था, किस राज्य में हुआ था? बताइए आप लोग को आंसर पता है तो आप लोग जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए। ठीक है, मेरे से आगे आप लोग कमेंट करते चलिए। ठीक है, तो मल्लिक मोहम्मद जायसी जी का जो जन्म हुआ था वह हुआ था बाबू उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में, याद रखेगा। तो यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो यहाँ पे देखिए 5वां नंबर प्रश्न क्या दिया गया? कह रहा कि जायसी किस तरह के कवि हैं? बताइए, तो जो जायसी हैं वह किस तरह के कवि हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइए आप लोग। जायसी जो है वह किस तरह के कवि हैं? तो जायसी जो है जो बाबू वह सूफी कवि हैं। कैसे कवि हैं? सूफी कवि हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो अगला प्रश्न को देखिए यहाँ पे क्या करा, 6ठा नंबर प्रश्न कि जायसी का जन्म स्थान कहाँ था? बताइए आप लोग को पता होगा कि जायसी जी का जो जन्म स्थान था वह उत्तर प्रदेश में था, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो था वह कहाँ था? बताइए आप लोग। तो जायसी जी का जो जन्म स्थान था वह कहाँ था? तो अमेठी में हुआ था। कहाँ हुआ था जन्म? अमेठी, उत्तर प्रदेश में हुआ था, याद रखेगा। यही सारे प्रश्न आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग ये सारे बातें को याद रखेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो 7वां नंबर प्रश्न को देख लीजिए। क्या करा कि जायसी के पिता का नाम क्या था? बताइए, तो मल्लिक मोहम्मद जायसी जी जो हैं वह उनके पिता का जो नाम था वह क्या था? ये भी प्रश्न करवाया था मैं एक वीडियो में। आप लोग अगर सारे वीडियो को देखते आ रहे हैं तो आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा आगे। ठीक है, तो जायसी जी का जो पिता का नाम था वह क्या था? तो शेख यम रेख नाम था। क्या नाम था? शेख यम रेख। ऑप्शन को आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ के मारिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो अगला प्रश्न यहाँ पे 8वां नंबर क्या करा कि जायसी थे? बताइए, तो मल्लिक मोहम्मद जायसी जो थे वह क्या थे? धनवान थे कि पहलवान थे कि फकीर थे कि इनमें से कोई नहीं थे? बताइए आप लोग। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं इस वीडियो में, आप लोग सारे प्रश्नों को देख लीजिए। ठीक है, और आप लोग कमेंट में लास्ट में बताइएगा कि आप लोग का जो स्कोर है वह कितना है। ठीक है, हम सारे चैप्टर का 10-10 प्रश्न करवाएंगे। तो मल्लिक मोहम्मद जायसी क्या थे? तो फकीर थे, याद रखिएगा। क्या थे मल्लिक मोहम्मद जायसी? तो फकीर थे। तो यहाँ पे 8वां नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो अगला हम लोग को प्रश्न यहाँ पे 9वां नंबर दिया गया। क्या करा कि जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे? बताइए, तो मल्लिक मोहम्मद जायसी जो थे वह हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े हुए थे? जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर को कीजिए। यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन दिया गया, जल्दी से कीजिए।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वह हिंदी साहित्य के किस काव्य धारा से जुड़े थे, तो प्रेम मार्गी शाखा से। किससे? प्रेम मार्गी शाखा से। और इनको प्रेम के पीर कवि भी कहा जाता है, ये भी याद रखेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो फिर हम लोग यहाँ पे लास्ट प्रश्न देगा इस चैप्टर का 10वां नंबर प्रश्न। क्या करा कि जायसी की काव्य की भाषा कौन सी थी। और आप लोग को जैसे कि पता है कि मैं आप लोग के लिए एक प्रश्न हर चैप्टर में छोड़ता हूँ और आप लोग उस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10वां नंबर जो प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर आप लोग जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि इस प्रश्न का आंसर जो होगा वह क्या होगा। मलिक मोहम्मद जायसी की काव्य की भाषा जो है वह कौन सी है। तो जल्दी से आप लोग इस प्रश्न का आंसर कीजिए। तो हम लोग देखते हैं अब दूसरा सेक्शन, दूसरा चैप्टर को, ठीक है। चलिए तो हम लोग का दूसरा सेशन है सूर्यदास। कौन सा? हम लोग का दूसरा पार्ट जो है वह क्या है, सूर्यदास है। तो अब हम लोग करेंगे सूर्यदास चैप्टर का 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो काफी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। चलिए तो पहला नंबर प्रश्न यहाँ पे देगा, क्या करा कि सूर्यदास की कौन सी रचना है। बताइए तो आप लोग, सूर्यदास की जो रचना है वह कौन सी रचना है, जल्दी से बताइए। आप लोग को आंसर पता है, आप लोग जल्दी जल्दी से एकदम कमेंट में एकदम भर दीजिए, ठीक है, जिससे आप लोग को अच्छे तरीके से प्रश्न याद होंगे। तो सूर्यदास की कौन सी रचना है, तो सूर्यदास की जो रचना है वह क्या है, तो पद है। क्या है? पद है, याद रखेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और आप लोग को इस वीडियो में काफी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाए गए हैं, जो काफी सारे आप लोग को बोर्ड एग्जाम में भी देखने के लिए मिलेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए, सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कर लीजिए और आप लोग को जो प्रश्न आएगा वह यहीं से आएगा। तो यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न क्या करा कि सूर्यदास किस भक्ति के कवि है। बताइए तो सूर्यदास जो है वह किस भक्ति के कवि है। तो आप लोग सभी को पता होगा जो सूर्यदास थे वह कृष्ण भक्ति के कवि थे। किसके? कृष्ण भक्ति के। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर प्रश्न देगा, क्या करा कि सूर्यदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, VVI प्रश्न है, जल्दी से बताइए। सूर्यदास जो है वह किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। तो आप लोग को पता होगा कि जो सूर्यदास हैं वह ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। किस भाषा के? ब्रज भाषा के, याद रखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। 4 नंबर प्रश्न को देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे क्या करा है कि वत्सलाय के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है। क्या करा है कि वत्सलाय के विश्व में अद्वितीय कवि जो है वह कौन है। तो वत्सलाय के जो विश्व में अद्वितीय कवि जो है वह सूर्यदास है। कौन है? सूर्यदास है, याद रखेगा। तो यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे 5वां नंबर देगा, क्या करा कि सूर्यदास किस धारा के कवि हैं। बताइए सूर्यदास जो है वह किस धारा के कवि हैं। तो सूर्यदास जो थे वह कृष्ण के भक्ति करते थे। तो सूर्यदास जो हो जाएगा वह कृष्ण श्रेयी के किस धारा के कवि हैं, तो कृष्ण श्रेयी के। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न 6वां नंबर, क्या करा कि कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे। बताइए तो कृष्ण जो है वह कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए, नंद की गोद में। कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे, तो नंद की गोद में, याद रखेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे देगा 7वां नंबर, क्या करें कि प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को, यहाँ पे किसको हो गया, यहाँ पे होता क्या, किसको, ठीक ना। तो कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है। बताइए तो प्रस्तुत प्रथम पद में जो कृष्ण को जो सूचना दी जाती है वह किस चीज की सूचना दी जाती है। तो आप लोग को पता होगा किस चीज की सूचना दी जाती है, तो भोर होने की सूचना दी जाती है प्रथम पद में। किनको? तो कृष्ण को, याद रखेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो फिर यहाँ पे देखिए 8वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, सूर्यदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं। बताइए तो सूर्यदास जो है वह हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं। तो जो सूरदास है बाबू वह भक्ति काल के कवि हैं। हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं, तो भक्ति काल के, याद रखेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे 9वां नंबर क्या करा कि कौन सी रचना सूर्यदास की नहीं है। क्या करा कि कौन सी रचना जो है वह सूर्यदास की नहीं है। इनमें बताइए कि कौन सी रचना जो है वह सूर्यदास लिखे हैं। जो सूर्यदास की रचना जो है बाबू वो बताते हैं सूर सागर है, साहित्य लहरी है और सूरसार वली है। ठीक है, ये तीनों जो है वह सूर्यदास की रचना, याद रखिएगा। और इनमें जो सूर्यदास की रचना जो नहीं है वह सत्य सही नहीं है। कौन सा नहीं है, तो सत्य सही नहीं है, याद रखिएगा। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो अगला 10 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि कौन सी रचना सूर्यदास की है। और अभी आप लोग को तुरंत बताया कि कौन सी रचना जो है वह सूर्यदास की है। तो आप लोग जल्दी से इस ऑप्शन में आंसर को खोजकर कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी से बताइए कि सूर्यदास की जो रचना है वह कौन सा है। तो हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न को, अगला चैप्टर को। चलिए तो हम लोग का अगला चैप्टर दिया गया यहाँ पे तुलसीदास। कौन सा चैप्टर है, तुलसीदास। इसका आप करेंगे हम लोग मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है।
चलिए, तो तीसरा चैप्टर का पहला नंबर प्रश्न देगा, क्या करा कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ? बताइए। तो जो तुलसीदास का जी का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था? तो आप लोग को वहाँ जन्म से एक प्रश्न जरूर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो हुआ था 1543 ईस्वी में। कब हुआ था? 1543 ईस्वी में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और हम लोग ना थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि हम लोग को कम समय में ज़्यादा ऑब्जेक्टिव को कवर करना है, ठीक है। तो आप लोग सारे प्रश्न का आंसर करते चलेगा, और आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं और आप लोग जरूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और आप लोग एग्जाम से पहले आप लोग ये दोनों वीडियो को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आप लोग को यहाँ से आने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न क्या करा कि तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? बताइए। तो तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था वह किस प्रदेश में हुआ था, किस राज्य में हुआ था? तो जो तुलसीदास जी का जन्म हुआ था वह उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में, याद रखेगा। तो यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो अगला प्रश्न यहाँ पे तीसरा नंबर क्या करा कि काशी में कितने वर्ष तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की है? बताइए। तो काशी में कितने दिन तक रहे थे तुलसीदास और शिक्षा को प्राप्ति किए थे? जो काशी में जो रहे थे तुलसीदास वह रहे थे 10 वर्ष। कितने कितने वर्ष रहे थे? तो 10 वर्षों तक रहे थे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए। तो 4 नंबर प्रश्न क्या करा कि रामचरितमानस किसकी रचना है? बताइए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो रामचरितमानस जो है वह किसकी रचना है? तो तुलसीदास जी का। रामचरितमानस किसकी है? तो तुलसीदास जी का, याद रखेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या करा यहाँ पे 5वां नंबर कि तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? बताइए। तो तुलसीदास जो है वह किस शाखा के कवि हैं? तो आप लोग को पता होगा जो तुलसीदास है वह राम जी का भक्त थे। तो किस शाखा के कवि हैं? तो राम मार्गी शाखा के। किसकी? तो राम मार्गी शाखा के, याद रखेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो फिर यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा कि कवितावल्ली के रचनाकार हैं? बताइए। तो कवितावल्ली के रचनाकार कौन है? और आप लोग को आंसर पता है तो आप लोग जल्दी जल्दी से कमेंट करते चलेगा और सारे प्रश्न को करते चलेगा, ठीक है। तो कवितावल्ली के रचनाकार कौन है? तो कवितावल्ली के जो रचनाकार हैं वह है तुलसीदास जी। कौन है? तुलसीदास जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो फिर यहाँ पे 7वां नंबर देख लीजिए, क्या करा कि तुलसीदास को किस चीज़ की भूख है? बताइए। तो आप लोग पढ़े होंगे तुलसीदास जी को किस चीज़ की भूख है? तो तुलसीदास जी की किस चीज़ की भूख है? तो भक्ति की। किस चीज़ की? तो भक्ति की, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आप लोग को मॉडल पेपर भी जारी कर दिया गया है, तो आप लोग को इस चैनल पे जल्द ही मॉडल पेपर देखने के लिए मिलेगा। 1 से 2 दिन में आप लोग को मॉडल पेपर का भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो पसंद आ रहा है बेटा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो क्या करा कि तुलसीदास के पठित पद किस भाषा में है? बताइए। तो तुलसीदास जी के जो पठित पद है वह किस भाषा में है? तो अवधी भाषा में। किस भाषा में? अवधी भाषा में, याद रखेगा। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा 8वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या करा 9वां नंबर प्रश्न कि तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है? बताइए। तो तुलसीदास जो है वह प्रथम पद में किसकी स्तुति की है? तो सीता जी की है। किसकी? सीता जी की, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो आप लोग को लास्ट प्रश्न यहाँ पे 10वां नंबर दिया गया है, क्या करा कि तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है? बताइए। तो तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है? और आप लोग बेटा सारे प्रश्न जितना भी आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं सारे चैप्टर का, और आप लोग एकदम जरूर कमेंट में कीजिएगा, जिससे हमको पता चलेगा कि आप लोग का भी तैयारी जो है वह बहुत ही अच्छा है। और आप लोग को अब ज़्यादा समय नहीं है तो आप लोग अच्छे तरीके से बोर्ड परीक्षा की तैयारी कीजिए, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से आंसर के इस 10वां नंबर प्रश्न का आंसर कॉमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो हम लोग देखते हैं अगला चैप्टर को। तो हम लोग के यहाँ पे अगला चैप्टर दिया गया क्या है? छपय। कौन सा चैप्टर है? छपय है, 4 नंबर चैप्टर है और इसका आप करेंगे आप लोग मोस्ट बीवीआर ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चलिए, तो यहाँ पे देखिए चौथा नंबर चैप्टर का छपय का जो हम लोग का पहला प्रश्न देगा, क्या करा कि छपय शीर्षक के रचयिता कौन है? बताइए। तो आप लोग छपय शीर्षक के जो रचयिता है कौन लिखे हैं? बताइए, छपय शीर्षक कौन लिखे हैं? तो आप लोग सभी को पता होगा जो छपय लिखे हैं वह नाभादास लिखे हैं। कौन लिखे हैं? नाभादास लिखे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पहला नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए, दूसरा नंबर प्रश्न क्या करें कि नाभादास की कौन सी रचना है? बताइए, नाभादास जी का जो रचना है वह कौन सी रचना है? तो आप लोग को पता होगा कि नाभादास जी जो लिखे हैं वह छपय लिखे हैं। कौन सा? छपय लिखे हैं। तो यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो तीसरा नंबर प्रश्न को देख लीजिए, क्या कहा कि नाभादास किस धारा के कवि थे? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नाभादास किस धारा के कवि थे? जल्दी से बताइए आप लोग। जो नाभादास है बाबू वह किस धारा के कवि हैं?
तो सद्गुणोपासक राम भक्त धारा के कवि हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे तीसरा नंबर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा कि नाभादास किसके समकालीन थे, बताइए आप लोग। नाभादास जो है वह किसके समकालीन थे, तो जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए। जो नाभादास है बाबू वह तुलसीदास का समकालीन थे, ठीक है। हम लोग इस वीडियो में सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए हम लोग फास्ट चलें क्योंकि हम लोग को सारे चैप्टर को कम समय में करना है बेटा ऑब्जेक्टिव, इसीलिए फास्ट चलेंगे और आप लोग सारे प्रश्न को याद करते चले, ठीक है। तो नाभादास किसके समकालीन थे, तो तुलसीदास जी का। तो यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए 5वां नंबर क्या करें कि नाभादास का जन्म कब हुआ था, बताइए आप लोग। नाभादास जी का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था, तो नाभादास जी का जो जन्म हुआ था वह अनुमानित है बेटा, वह है 1570 ईस्वी में। कब हुआ था, 1570 ईस्वी में, यह अनुमानित है, अनुमान लगाया गया था, याद रखेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो अगला प्रश्न देखिए 6ठा नंबर क्या कह रहा है कि किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास सिर झुका लेते हैं, बताइए आप लोग। जितना प्रश्न करवा रहे हैं आप लोग को वहाँ नहीं देखने को मिलेगा, तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कुछ लिख दीजिएगा, ठीक है। तो किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास सिर झुका लेते हैं, तो आप लोग को पता होगा सूरदास की। सूरदास की कविता सुनकर जो कवि जो है नाभादास वह सिर झुका लेते हैं, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करें कि कौन सी रचना नाभादास की है, बताइए। तो कौन सी रचना जो है वह नाभादास की है, तो नाभादास की जो रचना है इनमें भक्त काल है। कौन सी रचना है नाभादास की, भक्त काल है, याद रखेगा। तो 7वां नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 8वां नंबर क्या करें कि नाभादास का अस्थायी निवास कहाँ था, जो नाभादास का जो अस्थायी निवास था वह कहाँ था, यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो नाभादास जी का जो अस्थायी निवास था वह वृंदावन था। कहाँ था, वृंदावन था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 8वां नंबर का, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 9वां नंबर प्रश्न को देख लीजिए, क्या करा है कि संपर्ण भक्तमाला में किस छंद की व्यंजना है, बताइए। तो संपर्ण जो भक्तमाला में जो किस छंद की व्यंजना है, तो है बाबू छप्पय की, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछेगा बोर्ड एग्जाम में कि संपन्न भक्तमाला में किस किस छंद की व्यंजना है, तो याद रखिएगा छप्पय की। तो यहाँ पे 9वां नंबर प्रश्न का आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो आप लोग जल्दी से 10वां नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट कर दीजिए, जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए कि छप्पय जो है वह कितनी पंक्तियों का छंद होता है, ठीक है। छप्पय जो है वह कितनी पंक्तियों का छंद होता है, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। आप लोग यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो हम लोग देखते हैं अगला चैप्टर को। चलिए तो आप लोग के यहाँ पे अगला चैप्टर है 5वां नंबर चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है कवित। क्या नाम है, कवित नाम है। अब हम लोग करेंगे इस चैप्टर का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न, तो आप लोग सारे प्रश्न को देख लीजिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। चलिए तो पहला प्रश्न यहाँ पे क्या करा कि भूषण ने कौन सी कविता लिखी है, बताइए आप लोग। भूषण जो है वह कौन सी कविता लिखी है, तो भूषण जो है बाबू वह कवित लिखी है। कौन सी कविता, कवित लिखी है, आप पूछेगा बोर्ड एग्जाम कवित चैप्टर की रचनाकार कौन है, तो भूषण जी है, याद रखेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पहला नंबर प्रश्न का राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्या करा यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न की कवित शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो आप लोग बाबू ये दूसरा नंबर प्रश्न का आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। तो देखते हैं कितने बच्चे राइट आंसर देते हैं, जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए ये दूसरा नंबर प्रश्न, बाकी मैं सारे प्रश्न का आंसर करवा दूंगा, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। चलिए तो तीसरा नंबर प्रश्न क्या करा कि भूषण रीतिकाल की किस धारा के कवि हैं, बताइए। तो भूषण जो है वह रीतिकाल के किस धारा के कवि हैं, तो रीति युक्त धारा के, किसकी, तो रीति युक्त धारा के कवि हैं भूषण जी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो फिर यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न को देखिए, क्या करा कि कवित के प्रथम पद में कौन सा रस है, बताइए आप लोग। जितना प्रश्न करवा रहे हैं सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। तो कवित के प्रथम पद में कौन सा रस है, तो कवित के जो प्रथम पद में जो रस है वह वीर रस है। कौन सा रस है, वीर रस, याद रखेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो 5 नंबर प्रश्न क्या करें कि कवित के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है, बताइए। तो कवित के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है, तो द्वितीय पद में जो अभिव्यंजना हुई है वह श्रृंगार रस की हुई है। किस रस की, श्रृंगार रस की हुई है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 6ठा नंबर प्रश्न क्या करा कि भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की, बताइए। तो भूषण जो है वह जो भाषा में रचना किए थे वह कौन सी भाषा में रचना किए थे, तो भूषण जी जो रचना किए थे वह किए थे ब्रज भाषा में। किस भाषा में, ब्रज भाषा में, याद रखेगा। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा 6ठा नंबर का ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो अगला प्रश्न देखिए 7वां नंबर क्या करा कि छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है, बताइए। तो छत्रसाल की जो तलवार है वह कौन सा रूप धारण कर रखा है, तो वह रौद्र रूप धारण कर रहा था। कौन सा रूप, तो रौद्र रूप, याद रखेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
चलिए तो फिर क्या करा यहाँ पे अगला प्रश्न कि छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान करती है। ये दोनों प्रश्न याद रखेगा, ठीक है। तो छत्रसाल की जो तलवार है वह काली देवी को जो प्रदान करती है वह प्रसाद प्रदान करती है। क्या प्रसाद प्रदान करती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो 9वां नंबर प्रश्न क्या करा है कि लागती लपकी कट वैरणी के नागिन सी कौन सा अलंकार है। बताइए आप लोग क्या करा है कि लागती लपकी कंठ वैरणी के नागिन कौन सी अलंकार है। तो याद रखेगा अनुप्रास है। कौन सा अलंकार है, अनुप्रास है। तो यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न क्या करें कि निम्नलिखित में कौन सी रचना भूषण की है। बताइए इनमें कौन सी रचना जो है वह भूषण जी की है। तो भूषण जी की जो रचना है इनमें वह है शिवराज भूषण। कौन सी रचना है, शिवराज भूषण। याद रखेगा। तो यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हम लोग का अगला चैप्टर यहाँ पे क्या करा है कि तुमुल कोलाहल कलाह में, ये चैप्टर है हमारा 6ठा नंबर चैप्टर और हम लोग करेंगे इस चैप्टर का मोस्ट वीविया ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, तो हम लोग करते हैं स्टार्ट। और आप लोग पूरे अंत तक बने रहिए इस वीडियो में, इससे आप लोग को बहुत सारे ऑब्जेक्टिव जो हैं वह क्लियर हो जाएंगे। आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा बोर्ड एग्जाम में। एकदम 2025 के बोर्ड एग्जाम में एकदम तो हल्का मचा के आ जाना है। ठीक है, आप लोग खाली इस चैनल से आप बने रहिए और आप लोग जितना भी वीडियो हम डालते हैं आप लोग सारे वीडियो को देखते चलिए। ठीक है, तो पहला नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है। बताइए तो जयशंकर प्रसाद जो है वह कौन सी कविता लिखी है। और चैप्टर और लेखक से आप लोग देखे होंगे कि अगले साल बहुत सारे प्रश्न आया था बोर्ड एग्जाम में, इसीलिए चैप्टर और लेखक सारे चैप्टर में हम करवा रहे हैं। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है, तो तुमुल कोलाहल कला में। क्या, तुमुल कोलाहल कला में, याद रखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो अगला प्रश्न को देख लीजिए। यहाँ पे दूसरा नंबर क्या करा कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। बताइए आप लोग, जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था, ये प्रश्न यहाँ पे कर रहा है। तो आप लोग को पता होगा कि जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म हुआ था वह 1989 में हुआ था। कब हुआ था, 1989 में। याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है, तीसरा नंबर कि जयशंकर प्रसाद ने पितामह कौन थे। बताइए तो जयशंकर प्रसाद के जो पितामह थे वह कौन थे, मतलब उनके पिता जो थे वह कौन थे। बताइए तो जो जयशंकर प्रसाद जी के पिता थे वह कौन थे, तो शिवरतन साहू थे। कौन थे, शिवरतन साहू। याद रखेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न क्या करा है कि जयशंकर प्रसाद कितनी वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हुए थे। मतलब वह कितने वर्ष के थे तब उनके पिता का मृत्यु हो गया था, ये यहाँ पे प्रश्न करा है। ठीक है, जो जयशंकर प्रसाद जो थे वह 12 वर्ष की उम्र में थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था। ठीक है, याद रखिएगा कितने वर्ष के, 12 वर्ष के थे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न क्या करा कि जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे। बताइए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करा कि जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे। जो जयशंकर प्रसाद थे बाबू वह आधुनिक काल के कवि थे। हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे, आधुनिक काल के कवि थे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है। क्या करा कि मनुष्य का जो शरीर है वह क्यों थक जाता है। बताइए आप लोग, जो मनुष्य का शरीर है बाबू वह क्यों थक जाता है, तो मन को चंचलता से। किसके कारण थक जाता है, तो मन को चंचलता से। याद रखेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए। 7वां नंबर प्रश्न क्या करा है कि कामयानी प्रसाद जी की किस प्रकार की कृति है। बताइए तो कामिनी प्रसाद जी की किस प्रकार की कृति है। जो कामिनी प्रसाद जी की जो कृति है वह बाबू है प्रबंध काव्य। कौन सी कृति है, प्रबंध काव्य। याद रखेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो फिर यहाँ पे देख लीजिए 8वां नंबर प्रश्न क्या करा कि जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति नहीं है। क्या करा कि जयशंकर प्रसाद जी की जो कृति है वह इनमें कौन सी नहीं है। तो बताता हूँ, जो जयशंकर प्रसाद जी की जो कृति है वह बाबू है महाराणा प्रताप का महत्व और प्रेम पथिक है और इरावती है। याद रखें, ये तीनों जयशंकर प्रसाद जी का कृति है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद जी का कृति जो है वह नहीं है, तो हो जाएगा महाराजा मान सिंह, ये नहीं है। याद रखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो यहाँ पे हम लोग अगला प्रश्न देगा। क्या करा कि कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है। बताइए तो आप लोग इनमें कौन सी रचना जो है वह जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है। तो आप लोग को यहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा होगा कि जो सूर सागर है वह जयशंकर प्रसाद जी की रचना नहीं है। कौन सा, सूर सागर। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
चलिए तो फिर यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न क्या करें कि कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है, बताइए तो कौन सी रचना जो है वह जयशंकर प्रसाद की है। आप लोग को रचना से वहाँ एक प्रश्न जरूर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद जी की है, तो कंकाल जो है ना ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, ठीक है, याद रखिएगा क्या, कंकाल। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो अब हम लोग का अगला चैप्टर है 7वां नंबर चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है पुत्र वियोग। कौन सा चैप्टर है, पुत्र वियोग, 7वां नंबर चैप्टर। अब हम लोग करेंगे इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए पुत्र वियोग चैप्टर का पहला नंबर प्रश्न क्या करा कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है, बताइए तो पुत्र वियोग जो शीर्षक कविता है वह कौन लिखे हैं, ये कह रहा है यहाँ पे। तो आप लोग को पता होगा कि पुत्र वियोग जो शीर्षक कविता है वह सुभद्रा कुमारी चौहान लिखे हैं। कौन, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या करा कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था। क्या करा कि सुभद्रा कुमारी जो चौहान थी उनका जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था, तो इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ, इलाहाबाद में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो तीसरा नंबर प्रश्न क्या करा कि सुभद्रा कुमारी चौहान को किस पार्टी का एमएलए चुना गया था, बताइए तो सुभद्रा कुमारी चौहान को किस पार्टी का एमएलए चुना गया था, बताइए आप लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो सुभद्रा कुमारी चौहान को जो एमएलए चुना गया था वह कांग्रेस पार्टी से चुना गया था। किस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 4 नंबर प्रश्न क्या करा कि सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है। क्या करा है कि सुभद्रा कुमारी जो चौहान है वह किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है, तो राष्ट्रीय भावधारा की। किसकी, राष्ट्रीय भावधारा की कवित्री मानी जाती है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए 5वां नंबर प्रश्न क्या करा कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति नहीं है, बताइए तो इनमें कौन सी कृति जो है वह सुभद्रा कुमारी चौहान की नहीं है। तो आप लोग को पता होगा जो सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कृति है वह बिखरे मोती है और मुकुल है और त्रिधारा है, ठीक है। तो इनमें कौन सी कृति जो है वह नहीं है, तो प्राय चित नहीं है। कौन सी कृति, तो प्राय चित नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या करें सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति है, बताइए आप लोग कौन सी कृति है जो सुभद्रा कुमारी चौहान की है, तो सभा के खेल। कौन सा, सभा के खेल जो है वह सुभद्रा कुमारी चौहान की कृति है, याद रखेगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करा कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन सूना सूना क्यों हो रहा है, बताइए तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जीवन है वह सूना सूना क्यों हो रहा है, तो पुत्र के आज समय निधन के कारण। किसके कारण, तो पुत्र के आज समय निधन के कारण सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जीवन है वह सूना सूना हो रहा है, ठीक है, याद रखेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या करा कि सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों कहती है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करा कि सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों कहती है, तो पुत्र वियोग के कारण कहती है। किसके कारण, पुत्र वियोग के कारण वह अपने आप को असहाय कहती है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो फिर यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करें कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या है, बताइए तो कवित्री का जो खिलौना है पुत्र वियोग शीर्षक कविता में वह क्या है, तो उनका पुत्र है। कौन है, उनका पुत्र जिनका निधन हो गया था, याद रखेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो आप लोग के लिए यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न दिया गया क्या करा कि सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी पढ़ाई छोड़कर किस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने लगी। तो आप लोग जल्दी से 10 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट कर दीजिए और हम लोग देखते हैं अगला चैप्टर को, ठीक है। आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। और चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग को अगले वीडियो में आप लोग के लिए मॉडल पेपर दमाएगा, ठीक है। मॉडल पेपर आप लोग को करवाएंगे अगले वीडियो में, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला चैप्टर को। चलिए तो अगला चैप्टर हमारा है ऊषा। कौन सा चैप्टर है, ऊषा चैप्टर है। ये 8वां नंबर चैप्टर है। इसका करेंगे हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए पहला नंबर प्रश्न क्या करा है कि शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी है, बताइए तो शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी है। तो आप लोग सभी को पता होगा कि शमशेर बहादुर सिंह जो है वह लिखे हैं ऊषा। कौन से चैप्टर, ऊषा लिखे हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो दूसरा नंबर प्रश्न क्या करा कि शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यही सारे प्रश्न आते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है, तो कवियों के कवि कहा जाता है, याद रखिएगा। कवियों के कवि किसे कहा जाता है, तो शमशेर बहादुर सिंह को। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो अगला प्रश्न देखिए तीसरा नंबर क्या करा कि कवियों के कवि किसे कहा जाता है। तो अभी जस्ट बताएं आप लोग को किसे कहा जाता है कवियों को कवि, तो शमशेर बहादुर सिंह को। तो राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी। आप लोग को वहाँ क्वेश्चन हम घुमा कराएगा, लेकिन आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, आप लोग अच्छे से प्रश्न को पढ़ के आंसर कीजिएगा, ठीक है। आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा वहाँ, ठीक है। तो शमशेर बहादुर सिंह की प्रतिनिधि कविताएं
नामक काव्य कृति का संपादन किसने किया है? बताइए तो। जो शमशेर बहादुर सिंह की प्रतिनिधि कविताएं नामकन जो किए हैं वह कौन किए हैं? तो डॉक्टर नामवर सिंह किए थे। कौन किए थे? डॉक्टर नामवर सिंह। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो फिर यहाँ पे क्या करें कि उषा का जादू कब टूट जाता है? बताइए तो। उषा का जो जादू है वह कब टूट जाता है? तो उषा का जादू जो भाई बाबू सूर्योदय होने पर टूट जाता है। कब टूटता है? तो सूर्योदय होने पर, याद रखेगा। तो यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग अगले वीडियो को नहीं देखे हैं हिंदी का, वो भी जाके देख लीजिए। उसमें काव्य खंड का पूरे चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव इसी प्रकार करवाया गया। ठीक है, आप लोग अगर ये दोनों वीडियो को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आप लोग को वहाँ ऑब्जेक्टिव जो आएगा वह कहीं नहीं जाएगा, यहीं से सारे प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से जाइए और देख लीजिए। तो देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए तो अगला प्रश्न क्या करें? शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोष का संपादन किया? बताइए तो। शमशेर बहादुर सिंह जो है वह किस कोष का संपादन किए थे? तो उर्दू हिंदी कोष का। किसका? उर्दू हिंदी कोर्स किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो फिर यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करें? उषा कविता में प्रातः काल को किसके समान बताया गया है? बताइए तो। उषा कविता में जो प्राप्त काल है उसको किसके समान बताया गया है? तो नीले शंख के समान बताया गया है। किसके? तो नीले शंख के। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो फिर अगला प्रश्न क्या करें कि सुकून की तलाश क्या है? बताइए तो। सुकून की जो तलाश है वह क्या है? तो बाबू क्या है? गजलें हैं। क्या है? गजलें। याद रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या करें? शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना नहीं है? जो इनमें जो शमशेर बहादुर सिंह की जो रचना नहीं है, सताह से उठा आदमी। कौन सी रचना नहीं है? तो सताह से उठा आदमी जो है वह शमशेर बहादुर सिंह की रचना नहीं है। याद रखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न आप लोग के लिए देगा। क्या करें? शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना है? बताइए आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि शमशेर बहादुर सिंह की जो रचना है वह कौन सी रचना है। तो हम लोग देखते हैं अब अगले चैप्टर को। चलिए तो अगला चैप्टर हम लोग का है जन जन का चेहरा एक। क्या है? जन जन का चेहरा एक। ये हमारा 9वां चैप्टर है। तो हम लोग करेंगे इस चैप्टर का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चलिए तो इस चैप्टर का पहला नंबर प्रश्न दिएगा। क्या करें कि जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो बाबू जन जन का चेहरा जो शीर्षक कविता जो है वह किनकी रचना है? तो गजानन माधव मुक्ति बोध की है। किनकी? गजानन माधव मुक्ति बोध की। याद रखिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न क्या करें कि गजानंद माधव मुक्ति बोध का जन्म जो हुआ था वह कहाँ हुआ था? बताइए तो बाबू। गजानंद माधव मुक्ति बोध का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो तीसरा नंबर प्रश्न क्या करें कि मुक्ति बोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया? बताइए तो। मुक्ति बोध जो है और किस विश्वविद्यालय से एमए किए थे? तो वह किए थे नागपुर विश्वविद्यालय से। कहाँ से किए थे? नागपुर विश्वविद्यालय से। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है? चौथा नंबर की मुक्ति बोध ने नागपुर से निकलने वाली किस पत्र का संपादन किया? बताइए तो। मुक्ति बोध ने नागपुर से निकलने वाली किस पत्र का संपादन किया? तो वह किए थे नया खून का। किसका? नया खून का किए थे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो अगला प्रश्न क्या करा कि एक साहित्य की शायरी किसकी रचना है? तो एक साहित्य की जो शायरी है वह किनकी रचना है बाबू? तो मुक्ति बोध की है। किनकी? मुक्ति बोध की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो अगला प्रश्न क्या करें कि मुक्ति बोध ने नागपुर के प्रकाशन तथा सूचना विभाग में किस रूप से नौकरी की? बताइए तो। मुक्ति बोध ने नागपुर में जो प्रकाशन तथा सूचना विभाग से किस रूप में नौकरी किए थे? तो वह किए थे पत्रकार के रूप में। किस रूप में? पत्रकार के रूप में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला 7वां नंबर प्रश्न क्या करके मुक्ति बोध निराला किस तरह के कवि हैं? बताइए तो। मुक्ति बोध निराला जो है वह किस तरह के कवि है? तो वह क्रांतिकारी कवि हैं। किस तरह के कवि? क्रांतिकारी कवि। याद रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो फिर यहाँ पे 8वां नंबर प्रश्न क्या करा कि मुक्ति बोध के कविता संग्रह का नाम क्या है? मुक्ति बोध जी का जो कविता संग्रह है उनका नाम जो क्या है? तो वह नाम है चांद का मुंह टेढ़ा है। क्या है? चांद का मुंह टेढ़ा है। मुक्ति बोध का कविता संग्रह है। ठीक है, याद रखेगा। यही सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो अगला प्रश्न क्या करें कि मुक्ति बोध ने सितारा किसे कहा है? तो मुक्ति बोध ने जो सितारा कहा है बाबू वह कहा है किसको? तो जनता को कहा है। मुक्ति बोध ने सितारा किसे कहा है? तो जनता को कहा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो 10 नंबर प्रश्न क्या करें कि मुक्ति बोध के अनुसार गचाला कहाँ से उठती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोग जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कर दीजिए बाबू। 10 नंबर प्रश्न आप लोग के लिए रहता है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए तो हम लोग का अगला चैप्टर दिया गया 10वां नंबर चैप्टर क्या है? अधिनायक। कौन सा चैप्टर है? अधिनायक है। अब हम लोग करेंगे इस चैप्टर का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न।
चलिए तो हम लोग को पहला नंबर प्रश्न देगा, क्या करें कि रघुवीर सहाय ने कौन सी कविता लिखी है। बताइए तो रघुवीर सहाय जो है वह कौन सी कविता लिखे हैं, तो वह लिखे हैं अधिनायक। कौन सी कविता, अधिनायक, याद रखेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न दूसरा नंबर दिया गया है, क्या करा कि अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है। बताइए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करा कि अधिनायक जो शीर्षक कविता है वह किस तरह की कविता है। तो बाबू जो ये कविता जो है वह व्यंग्य प्रधान कविता है। कैसी कविता है, तो व्यंग्य प्रधान कविता। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो तीसरा नंबर प्रश्न यहाँ पे देगा, क्या करें कि रघुवीर सहाय किस काल के कवि हैं। बताइए तो रघुवीर सहाय जो है वह किस काल के कवि हैं। तो बाबू जो रघुवीर सहाय है वह आधुनिक काल के कवि हैं। किस काल के, आधुनिक काल के। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो फिर यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न को देख लीजिए, क्या करें कि रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था। रघुवीर सहाय का जो जन्म हुआ था वो लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था रघुवीर सहाय का जन्म, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो फिर यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा कि आत्महत्या के विरुद्ध क्या है। बताइए तो आत्महत्या के जो विरुद्ध है वह क्या है, तो वह कविता है। आत्महत्या के विरुद्ध क्या है, तो कविता है, याद रखेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग एग्जाम से पहले एक बार आप लोग इस वीडियो को देख कर चले जाइएगा। आप लोग को पूरा जो ऑब्जेक्टिव है वह यहीं से आएगा, ठीक है। आप लोग एक बार जरूर देखिएगा एग्जाम से पहले। तो यहाँ पे प्रश्न छठा नंबर क्या करा कि अधिनायक कौन है। जो अधिनायक है वह कौन है, तो अधिनायक जो था वह कौन था, सत्ताधारी वर्ग था। कौन था अधिनायक, सत्ताधारी वर्ग। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा छठा नंबर का ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न सातवां नंबर क्या करा कि प्रस्तुत कविता अधिनायक में हरचरणा किसका प्रतिनिधि है। क्या करा कि प्रस्तुत कविता अधिनायक जो है इसमें जो हरचरणा है वह किसका प्रतिनिधि है, तो वह आम आदमी का प्रतिनिधि है। किसका, आम आदमी का। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे आठवां नंबर देगा, क्या करा कि हरचरणा कौन है। बताइए तो हरचरणा जो है वह कौन है। तो बाबू हरचरणा जो है वह एक घर का नौकर था। कौन था, घर का नौकर था हरचरणा, याद रखेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। हरचरणा कौन था, तो घर का नौकर था। तो यहाँ पे आठवां नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो फिर यहाँ पे क्या करा है, नौवां नंबर की अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में एक कवि के रूप में कौन सामने आए थे। तो बाबू जी अज्ञे द्वारा जो संपादित जो दूसरा सप्तक में जो एक कवि के रूप में जो आए थे वो आए थे रघुवीर सहाय। कौन आए थे, रघुवीर सहाय। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो फिर यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, क्या करा कि दूसरा सप्तक के 7 कवियों में कौन शामिल है। बताइए तो दूसरा सप्तक के जो 7 कवियों में जो कौन शामिल है वह बताइए। यहाँ पे जल्दी से बताइए आप लोग। 10वां नंबर प्रश्न का आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। देखते हैं कितने बच्चे हैं जो राइट आंसर करते हैं कमेंट बॉक्स में। जिस बच्चे का आंसर सही रहेगा उस बच्चे का अगले वीडियो में नाम लूंगा। और हम लोग इस काव्य का 10 चैप्टर कर चुके हैं और हम लोग को इसमें सिर्फ 3 चैप्टर बचा हुआ है और उस काव्य में भी 3 चैप्टर बचा हुआ था, ठीक है। तो हम लोग 6 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि हम लोग का वीडियो जो है वो बहुत ही बड़ा हो चुका है, ठीक है। अब आप लोग अगले फर्स्ट वाले वीडियो नहीं देखे तो जाकर जल्दी से वीडियो को देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिंक है। और वीडियो आप लोग को पसंद आया तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग को मॉडल अगले वीडियो से मॉडल पेपर भी आप लोग को मिलने लगेगा, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी धमाके के साथ और आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए।